हाई स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का एक और प्रश्न पत्र जो कि 11 मार्च को आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इस पेपर से देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपरिमेय संख्या से जरूर आएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। देखिए, यहाँ पे 225 को हम 15 लिख सकते हैं, 49 को हम 7 लिख सकते हैं और इसको भी हम भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन √23 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा √23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अब देखिए, बहुपद होने की कंडीशन क्या होती है कि यदि पावर में निगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा है, तो क्या है, बहुपद नहीं है। देखिए, यहाँ पे यदि हम बाई को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई प्लस 2 का पावर -1। अब यहाँ पे चर राशि की घात माइनस हो रही है, जिस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 100 की घात में 1/2 लिखा है और पूरे की घात में 2 है। आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए की पावर में m है और पूरे की पावर में m है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 की घात में 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या लिखा है, यदि a + b + c = 0 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो a³ + b³ + c³ का मान क्या हो जाएगा। तो a³ + b³ + c³ का मान हो जाता है स्टूडेंट 3abc। ठीक है, कब, जब a + b + c का मान 0 हो तब। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या बोला है, मतलब 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, इनका माध्य बोला गया है। तो माध्य में हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 5 का भाग दे देंगे, तो 5 × 25 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हमें किस ऑप्शन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर। अगला प्रश्न है, y = 3x + 5 का हल है। देखिए, यदि आपके पास केवल एक समीकरण है, कितना समीकरण है, एक समीकरण है, तो उसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, सही जोड़ी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा हुआ है, देखिए, बिंदु 4, 0 किस अक्ष पर स्थित है। 4 और 0 समझिएगा, 4 बोला है और 0, मतलब 4 जाना है हमें x अक्ष पर और फिर y अक्ष पर 0 जाना है। तो 4, 0 किस अक्ष पर स्थित है, आप देख सकते हैं, ये आपका x अक्ष हो गया और ये कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। ये कौन सा अक्ष हो गया, आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, देखिए ये आपका x और ये हो गया y अक्ष। तो आपको क्या बोला था, 4 और 0, तो 4 जाना है और 0 तो किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर। आपको क्या लिखना है, x अक्ष लिखना है। y = a आलेख के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए क्या लिखे हैं, y = a, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, x अक्ष। क्या लिखना है, x अक्ष पर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं क्या कहलाती हैं, तो समांतर होती हैं। आपको यहाँ पे लिखना है समांतर, इंग्लिश में पैरेलल। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो यदि आपके पास समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं स्टूडेंट, परस्पर समकोण पर, आपको क्या लिखना है, समकोण पर विभाजित करते हैं या 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, तो सभी समकोण एक दूसरे के, देखिए क्या लिखा है, एक दूसरे के क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो सर्वांगसम लिखें या तो लंब। ठीक है, दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सर्वांगसम होते हैं। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 4 में आप 3x घटाएंगे, व्यवकलन करेंगे तो आपको 4 - 3x मिलेगा। आयत है एक, आयत एक क्या है, तो आयत एक चतुर्भुज है, आपको पता है। 3 व x का गुणनफल 6 है, तो क्या हो जाएगा, 3x = 6। कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। या देखिए यहाँ पे 2πr नहीं लिखा है तो आपको सीधा परिधि से मिला देना है।
70 डिग्री क्या है? तो 90 डिग्री से कम है, मतलब न्यून कोण है। 3 भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए इतने सरल क्वेश्चन। अब चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पे। क्या लिखा हुआ है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 3x + 1 का शून्यक बताना है। शून्यक मतलब होता है शून्य के बराबर करना। तो 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर -1। तो x का जो मान आ जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो शून्यक हो जाएगा -1/3। अगला प्रश्न है 24 प्रेक्षणों को 3-3 के समूह में बांटने में कितने समूह बनेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 24 में 3 का भाग दे देना है। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आपको यहाँ पे 8 लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए 4 और 5 बोला है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। 3 2 की बाई एच से दूरी। अब इसी में समझिएगा क्या लिखा हुआ है, 3 और 2। देखिए 3 और 2, यहाँ पे 3 और बाई एच के सामने 2, लगभग यहाँ पे आएगा 3 के सामने और 2 के सामने। तो बोला है बाई एच से दूरी बताइए। तो आपका x अक्ष हुआ, बाई एच हुआ। तो बाई एच से दूरी कितनी हो जाएगी? ये 3 के सामने है और ये 2 के सामने है, तो बाई एच से दूरी हो जाएगी आपकी 2। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे 2 हो जाएगी। आपको क्या लिखना है? देखिए क्या बोला गया है, बाई अक्ष से दूरी। ये आपका x अक्ष हुआ और यदि ये बाई अक्ष हुआ। तो यदि x अक्ष से पूछता तो 2 होता, बाई अक्ष से पूछता तो 3 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि x अक्ष से पूछता है तो y का निर्देशांक लिखना है, यदि y अक्ष से पूछता है तो x का निर्देशांक लिखना है। तो आपको यहाँ पे 3 लिखना था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इनकी मध्यिका बतानी है। तो मध्यिका या माध्य वही चीज़ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अंकों का जो क्रम है ना, कितने हैं टोटल अंक है? देखिए 1 2 3 4 5 7, 7 हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 + 1/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब चौथे नंबर पे क्या आएगा? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 4 आ रहा है ना, तो इसकी मध्यिका 4 हो जाएगी। ठीक है, अगला है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल और केवल एक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो आपका अगला प्रश्न है वो है सत्य और असत्य लिखिए। सत्य असत्य में क्या लिखा है? लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो लट्टू जो होता है बेटा कैसा होता है? आप लोग देखे होंगे लट्टू ऐसा होता है। ठीक है, लगभग ऐसा होता है, मतलब आपका कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x = 1 y = 3 एक समीकरण का हल है। बिल्कुल x = 1 रखें, y = 3 रखें तो 4 होगा। 3 और 1 4 होता है, मतलब ये आपका ट्रू है, सही है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में अधिकतम 1 समकोण हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, नहीं होते, 0 0 होते हैं, जिस वजह से ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC हों, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है? तो हमें पता है यस का जो मान होता है वो होता है A + B + C का आधा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा सही है। ऋजु कोण का मान 360 होता है, नहीं होता। ये संपूर्ण कोण का मान होता है, ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न आपको क्या लिखा है, √5 + √2 को सरल कीजिए। आपको यहाँ पे सीधा a + b का होल स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, क्या लगाना है? a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आपका होता है a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना हो जाएगा? 2√10। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2 + 2√10, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 7 + 2√10। आपको ऐसे हल करना है, एकदम सिंपल सा। इसमें बोला है हर का परिमेयीकरण करिए। तो हर का परिमेयीकरण मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट? ऊपर नीचे √7 + √6 का गुणा कर देना है। ठीक है, √7 + √6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बचेगा, अंश में बचेगा √7 + √6 और बटे में देखिए यहाँ पे a² - b² लग जाएगा। a - b × a + b a² - b² के बराबर होता है। तो 7 - 6 करेंगे तो √7 + √6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है
ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती हो। अनवसानी लेकिन आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या है स्टूडेंट कि हम अंश में हर का भाग दें तो आवर्त है। जैसे आप 1/3 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.3 आवर्त आएगा, ये अनवसानी आवर्ती है। उसी तरह आप 2/3 करेंगे तब भी क्या आएगा, अनवसानी आवर्ती आएगा। तो आप 1/3 और 2/3 यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 की घात में 2/5 है। 32 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात में है 2/5। 5 से 5 कटेगा, 2 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। आपका करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने लिखा हुआ है y² - 5y + 6 का गुणनखंड। देखिए आपसे गुणनखंड आता होगा, इसको हम y² - 2y - 3y और +6 लिखेंगे। मध्य पद को हमने विभाजित कर दिया। कॉमन लेंगे तो y कॉमन, y - 2 -3 कॉमन, तो यहाँ पे भी y - 2। तो हमारा करेक्ट जो गुणनखंड आएगा, एक हो जाएगा y - 2 और एक हो जाएगा y - 3। ये हमारा करेक्ट उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसका बेटा हमें प्रसार करना है। तो आपको प्रसार कैसे करना है, आपको फार्मूला पता होगा, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² प्लस, ठीक है, क्या होता है, +2 × ab + bc + ca। इस फार्मूले में हमें मान रख देना है, a का मान 2x, b का मान -y और c का मान z। तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बिंदु 0,5 0 - 4 कार्तीय तल पर आरेखित कीजिए। आपको यहाँ पे एक कार्तीय तल बनाना है। ठीक है। क्या निर्देशांक अंकित करना है, देखिए सबसे पहले आपको दर्शाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 और 5, तो 0 5 आप कैसे दर्शाएंगे, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका बिंदु आएगा। 0 और -4, तो 0 और -4 यहाँ पे आएगा। 5 और 7, तो 5 और 7 लगभग यहाँ पे आएगा। -6 और 0 मतलब माइनस जाना है और 0 मतलब यहाँ पे आएगा। इतना सरल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए जो रेखाएं होती हैं स्टूडेंट कार्तीय तल पे, तो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं अपन x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं y अक्ष। और इनके प्रतिच्छेद बिंदु को स्टूडेंट मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। ये आपको लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किन स्थित किन चतुर्थांश में, देखिए -1 और 3, -1 और 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो -1 और +3 मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में, 4 और -5, 4 और फिर नीचे -5 मतलब तृतीय चतुर्थांश में, -3 और -4 तृतीय चतुर्थ। देखिए क्या लिखे है, -3 और -4 ये किस में है, तृतीय चतुर्थांश में, और 4 और -5 ये है चतुर्थ चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थ में और चौथा तृतीय में। अगले प्रश्न पे चलते हैं स्टूडेंट। इसमें हमें क्या बोला था, ax + by + c के रूप में बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली x - y/5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। हमारा समीकरण होता है ax + by + c। तो हम 10 का पक्षांतर करेंगे तो x - y/5 - 10 बराबर 0। तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -1/5 और c का मान हो जाएगा -10। आपको ये लिखना था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, या k के किस मान के लिए x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। देखिए x की जगह में 2 रखना है और y की जगह में 1 रखना है। तो 2 दूना 4 और 3 7, तो k बराबर 7 आ जाएगा। देखिए कितने जो 2 नंबर के प्रश्न आने हैं स्टूडेंट, आपका 3 से 4 लाइन में हो जाना है। ठीक है, बहुत ही सरल आता है, तो आपको ये करना है। अगले प्रश्न में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसमें बोला है कि AC बराबर है BD के। देखिए AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है कि AB CD के बराबर है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, AC किसके बराबर है, AC बराबर है BD के। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ BC घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा AC - BC और ये हो जाएगा BD - BC। अब ध्यान से देखिए, AC में आप BC घटाएंगे, AC से BC घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपके पास AB बचेगा। और BD में BC घटाएंगे, BD में BC घटाएंगे तो आपके पास CD बचेगा। बस यही तो आपको प्रूफ करना था, AB बराबर CD, ये आपका प्रूफ हो गया।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूक्लिड की पाँच की पांचों अवधारणा याद कर लेना है। कोई भी अवधारणा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, इन दोनों का सम 180 होगा, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, यक्स का मान 130 डिग्री मिल जाएगा। ये दोनों शीर्ष सम्मुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे, तो बाई बराबर भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना सरल है देखिए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। याद रखिएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसमें हमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, हमें दर्शाना है कोण बी बराबर कोण सी। कैसे हल करेंगे, बहुत ही सरल है। एक आपको यहाँ पे क्या बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए। ठीक है, इसका नाम है ए बी और सी। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए कितना सरल है। आप यहाँ से सीधा एक क्या कर दीजिए, लंब डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, एक लंब डाल दीजिए। तो यदि आप यहाँ पे एक लंब डालेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब आप लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने, इसका नाम है ओ बी मान लीजिए। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। और ओ बी जो है, देखिए ओ ए ओ जो है तो कॉमन रेखा हो जाएगी। ठीक है, कॉमन लाइन हो जाएगी। और ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी से। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, किस नियम से, तो सी पी सी टी। आपको क्या लिख देना है, सी पी सी टी। ठीक है, इसका आप डिटेल में सोल्यूशन चाहें तो ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट में अपने प्रोवाइड करा चुके हैं, आप वहाँ से जाकर डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, जिनका आकार और आकृति समान हो। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार और साथ ही साथ माप भी क्या हो, समान हो, सर्वांगसम आकृति कहलाती है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने था, 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो एक कोण आपको 3x मानना है, एक 5x, एक 9x और एक 13x। सभी को जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 36x बराबर 360। तो x का मान आपके सामने 10 आ जाएगा। तो एक कोण 30, एक 50, एक 90 और 130, ऐसे करना था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज में आपको लिख देना है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, ये लिखना था। प्रश्न क्रमांक 17 आप लोग के सामने है, हमें क्या करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय। आपको फार्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस यल। ठीक है, जहाँ पे आर त्रिज्या और यल क्या है, त्रिज्यक ऊंचाई। तो आपको पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में आपका त्रिज्या जो दिया है 28 का आधा कितना हो जाएगा, 24, और यल का मान कितना रखना है, 21। इस फार्मूले में पुटअप कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, कितना होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। इस पर हमें 3 पाई की जगह में 22/7 और आर की जगह में, ठीक है, कितना रख देना है, 10 रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या लिखा है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत है। ये आपका प्रमेय है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर तो वो आयत है। ठीक है, कैसे सिद्ध करना है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोला गया है, धातु की गेंद का द्रव्यमान 4.2 सेंटीमीटर है, यदि उस धातु का घनत्व इतना है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए हम तो पहले यहाँ पे आयतन निकालेंगे। आयतन यहाँ पे कैसी आकृति है, देखिए ध्यान से, धातु की एक गेंद, गेंद है मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और जब आयतन आ जाएगा तो हम आयतन का घनत्व से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसमें आपको बारंबारता सारणी बनानी है
और मध्यिका और यक्स का मान बताना है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है और इसके जो अथवा में है इन दोनों प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, हमें ये दिखाना है कि जो पी एक्स है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे। यदि 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या करना है, सीधा सीधा हीरोन्स फार्मूले से आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।